मैं ईडी वाले मसले पर आऊं, उससे पहले हम जरा भाषाई मर्यादा पर बात कर लेते हैं। और सुधांशु जी, जो बात अलका जी कह रही थी उसका अर्थ यह निकला कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। उन्होंने 2-3 उदाहरण देते हुए ये कहा कि ये भाषाई मर्यादा तोड़ने का सिलसिला जहां से शुरू हुआ उसी का ये रिपरकशन है। हाँ, जो बात अलका लांबा जी ने कही ये महज इत्तेफाक नहीं है, और जो बात आपने कही मीनाक्षी जी, सही बात है। ये कहां से शुरू हुआ? इन्होंने सोनिया जी का नाम लिया। याद करिए 2007 सोनिया जी ने बोला था मौत के सौदागर। इस ढंग की भाषा का प्रयोग कभी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया था, और आप सत्ताधारी दल थे उस समय। जो सबसे बड़ा दल होता है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जो 2011-12 तू चाय बेच, नाली के कीड़े, यमराज, लहू पुरुष, और इतना ही नहीं, 2014 के चुनाव में इमरान मसूद ने बोला मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और उस समय वो कांग्रेस सदस्य नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था। इसके बावजूद अगले दिन राहुल गांधी उसका प्रचार करने गए। कोई भी जाके चेक कर सकता है। अगले दिन सपा के कैंडिडेट का प्रचार करने गए, और उसके बाद उसको सम्मान पूर्वक अपनी पार्टी में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया। और वहां से बात बढ़ते बढ़ते, याद करिए, कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ट्विटर हैंडल पे तू चाय बेच आया था। भले ही बाद में लोकापवाद के चलते हुए उन्होंने उसको विड्रॉ किया। और आज जिस प्रकार का शब्द बोला गया है वह घृणित श्रेणी में आता है, और वह दिखाता है कि भाषाई मर्यादा की जो अधोपतन शुरू किया था 15 वर्ष पहले, वो कहां से कहां तक पहुंचा, और उसी के साथ जनता ने कांग्रेस का भी पतन कहां तक पहुंचाया है। मुझे लगता आज जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कम से कम अगर ईमानदारी होती तो कांग्रेस पार्टी को उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी नेता ने किसी दूसरे नेता के लिए बोटी बोटी काट डालूंगा शब्द का प्रयोग किया। आज जो कहा गया, इस ढंग की मौत मरने की बात कही, किसी की मृत्यु की बात कही, अरे ये तो और क्या है, तो भारत माता के टुकड़े करने वालों के साथ जाके खड़े हो गए। तो भाषाई मर्यादा ने आपके अंदर की नियत और आपके अंदर का छिछलापन, आपके अंदर का निचलापन पूरे विद्रूप स्वरूप के साथ आज सामने लाकर रख दिया है। अब मैं ईडी वाली बात पे भी एक बात कह दूं। अलका जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कहा जी आपको याद नहीं है, आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में यह कहा जाता था एनआईए का अधिकारी आपके राष्ट्रीय महासचिव को ब्रीफिंग देता था। शहीद हेमंत करकरे का कितना बड़ा मजाक उड़ा दिया दिग्विजय सिंह ने यह कह के कि उन्होंने मुझे यह बताया था। भाई वो कुछ थे ही नहीं सरकार में, तो कल के दिन आज तो वो बेचारे जवाब देने के लिए नहीं है कि एक एनआईए का अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार में कुछ नहीं है, उसको नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो टेररिज्म की जांच कर रही है वो कैसे आके बात करती थी। असीमानंद का इंटरव्यू तिहाड़ जेल के अंदर जाके हो गया। वो तो गजब था साहब। पत्रकार अंदर भी चला गया और उसने इंटरव्यू भी ले लिया, और उस इंटरव्यू को प्रमाण भी मान लिया गया। इसलिए आपको एजेंसी मेरे ख्याल लेके करके आप दोनों अपनी बात रखिए, अच्छा रहेगा। आपको कंडेम करने का टाइम और कह दूं भाई, आपने देखिए 2 ही लोग हैं ना, तो अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अरे भाई सुनिए तो अलका जी, 2 लोग हैं, अपने अपने टर्न पे बोलिए। भारत के इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में एक ही मौका था, इशरत जहां का केस, जब यूपीए सरकार की ही 2 एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। आईबी चीफ इनका कह रहा था कि इशरत जहां आतंकवादी है, सीबीआई चीफ पहले कह रहा था आतंकवादी है, फिर उसने कहा आतंकवादी नहीं है। यार ये एक ही सरकार की 2 एजेंसी एक व्यक्ति के बारे में कह रही आतंकवादी है, एक में आतंकवादी नहीं है, और उसकी सूचना सबसे पहले दिग्विजय सिंह को है। आपको अपने दौरे हुकूमत की, अब मैं बता दूं मीनाक्षी के जवाब का जो ये ताना बाना था, ये आपके दौरे हुकूमत का था, इसलिए आपको ठीक है। अलका जी, मेरे ख्याल पे एक बात पर तो आपको भी सहमत हो जाना चाहिए, और एक मत हम तीनों ही लोगों को हो जाना चाहिए कि भाषाई मर्यादाओं को इस तरीके से तार-तार करना ये कतई शोभा नहीं देता है। और शेख साहब अब भले ही उसे मुहावरे की उपमा देते रहे हैं, उससे अब वो डैमेज तो वो कंट्रोल होता नहीं है। जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, पहले तो किसी की मौत की कामना करना, और फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। अब आप अपनी बात रखें। मीनाक्षी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। ये तो हमारे नागपुर के कांग्रेस के एक छोटे से नेता हैं, लेकिन भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता निपुण शर्मा अपनी भाषा की सारी मर्यादाएं भूल गई। पूरा देश जल रहा है, पूरा अरब देश राजदूतों को बुलाकर थू-थू कर रहा है हमारे देश के, पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। क्या कहा निपुण शर्मा ने? कि व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, एक पूरे धर्म विशेष के प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की। आज पूरी भाजपा उसे बचा रही है, पार्टी से निकाल दिया प्रवक्ता से, लेकिन जेल नहीं जाने देंगे।
और जिन मेहमद करकरे जी की स्वर्गीय हमारी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर किसने क्या टिप्पणी की? कौन है? प्रज्ञा ठाकुर आतंकी है, आतंकी दोषी है, 10 साल की सजा है, बेल पर बाहर है, भोपाल से आपकी सांसद हो जाती है। और आपको अब ये लगता है कि आपके 19 का चुनाव प्रज्ञा ने निकाल दिया तो अब नुपुर आपको 24 जितवा देगी। इसलिए धार्मिक उन्माद होता है पूरे देश में। और हेमंत करकरे जी की मौत को, शहादत को जो अपमानित करती है, वो इनकी भाजपा की भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर है। ये हमें सिखाएंगे भाषा क्या होती है, मर्यादा क्या होती है। ये गांधी की पार्टी, ये गोडसे की पार्टी नहीं है, ये सावरकर की पार्टी नहीं है जो माफी आपसे अंग्रेजों की तरह मांगकर झुक जाएगी, आपसे डर जाएगी। ये देश का माहौल आज किसने खराब किया है? पूछना चाहते हैं किसकी सरकार है देश में पिछले 8 साल से? किसकी सरकार सबसे अधिक राज्यों में, किसके सर्वाधिक सांसद और विधायक है? और देश जो आज जल रहा है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज देश में जो बेरोजगारी है, क्या कांग्रेस की वजह से 8 साल आप फेल हो गए? अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, आप फेल हो जाते हैं पूरी तरह। लेकिन अलका जी, अगर अर्थव्यवस्था के ही मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करूं तो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ये तर्क रखती है कि जिस वक्त आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व में था कोविड की वजह से, उस वक्त भी हमारी ग्रोथ रेट बाकी देशों के मुकाबले बेहतर थी। और साल 2013, साल 2011 के ग्रोथ की उपमा दी जाती है कि जरा इन्फ्लेशन रेट उस दौर में देखिए 13% थी। आज के दौर के मुकाबले वो इन्फ्लेशन रेट भी कई ज्यादा थी। आज महंगाई दर क्या है खुदरा व्यापार में बता सकती हैं? 18% पार कर चुका है। बेरोजगारी जो है, आपने कहा कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था की चुनौती थी, 8 साल में 2 साल निकाल दीजिए, 45 साल में। और आप कहती है जब विकास हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, विकास 2 हाथों से होगा ना। और जब विकास होगा, निर्माण कार्य होंगे तो रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार के आंकड़े तो ये बताते हैं 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया। युवा के 2 हाथ जो हैं वो बेरोजगार और कमजोर हैं। कल को तो ये भी कह देंगे कि देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर रहा है, देश को बदनाम कर रहा है, रोजगार मांग रहा है। उसके रोजगार मांगने से विश्व में मैसेज संदेश जाता है कि युवाओं के 2 हाथ में रोजगार नहीं है, वो कमजोर है। ये कमजोरी की निशानी विदेशों में बैठे हमारे दुश्मनों को गलत संदेश है। इसलिए युवाओं को रोजगार नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए रोजगार। लेकिन ये राहुल गांधी अगर रोजगार मांगते हैं तो थोड़ी ना ईडी द्वारा सम्मान दिया जाता है। ईडी का सम्मान इसलिए है क्योंकि मुद्दा भ्रष्टाचार का है। मीनाक्षी जी, बिल्कुल आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी ने किसानी का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी ने जयपुर में महंगाई महारैली में महंगाई का मुद्दा उठाया, महिला सुरक्षा का हाथरस हो, पूरा उन्नाव हो, पूरा उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी राहुल जी ने मुद्दे उठाए। यही मुद्दे उठाने की वजह से ही आज राहुल गांधी जी, गांधी परिवार निशाने पर है। तब भी इन्हें गांधी से खतरा था, इसलिए गोडसे की गोली किसी अंग्रेज का सीना नहीं, महात्मा गांधी का सीना चीर कर गई थी। और आज भी यही लोग जो है बापू का पुतला बनाते हैं और गोलियों से मारते हुए इनके लोग दिखते हैं। तब कोई नहीं कहता कि ये सब नहीं होना चाहिए। और आज भी वही एक गांधी जिसका नाम राहुल गांधी है, वो इन संघियों को ललकार रहा है कि देश में जो उन्माद, धार्मिक उन्माद जो जल रहा है, उसे हम जलने नहीं देंगे। एक ही गांधी है, उसका नाम है राहुल गांधी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।